नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 15 के चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following defines the primary market? Options हैं A. The market where already issued securities are traded. B. The market where issuers raise capital by issuing fresh securities. C. The market used only for buying government bonds. D. The market for over-the-counter trades only. इसका मतलब है कि प्राइमरी मार्केट की सही परिभाषा क्या है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? देखो, सही आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, हाँ, क्योंकि प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कंपनीज पहली बार इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाने के लिए नई सिक्योरिटीज जारी करती हैं। जैसे जब कोई आईपीओ आता है ना, तो वो प्राइमरी मार्केट का हिस्सा होता है। समझ आ गया। और ऑप्शन ए गलत है क्योंकि ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होती हैं। सी और डी इसलिए गलत हैं क्योंकि प्राइमरी मार्केट सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ओवर द काउंटर ट्रेड्स तक सीमित नहीं होता। हाँ। वहां कॉर्पोरेट शेयर्स भी आते हैं। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Which market segment provides liquidity to securities? Options हैं A. Primary market, B. Secondary market, C. Money market, D. Commodity market. इसका मतलब है कि वो कौन सा मार्केट है जो सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी यानी तुरंत नकदी में बदलने की सुविधा देता है। तो इसमें क्या लगता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंडरी मार्केट। सही। इसका रीजन बहुत लॉजिकल है। देखो, जब तुम शेयर खरीद लेते हो तो उसे वापस बेचने और पैसे तुरंत पाने के लिए तुम्हें स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है ना? हाँ। और स्टॉक एक्सचेंज ही सेकेंडरी मार्केट है। हाँ, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में तो सिर्फ नए शेयर्स मिलते हैं। एग्जैक्टली। प्राइमरी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती, सिर्फ इशुएंस होती है। इसलिए सेकेंडरी मार्केट ही वो जगह है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये याद रखना। इंटरेस्टिंग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which of the following best describes treasury bills? Options A. Long-term debt instruments issued by corporates. B. Short-term debt instruments issued by the government. C. Equity shares of public sector banks. D. Mutual funds investing in gold. इसका मतलब है कि ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स को सबसे अच्छी तरह से क्या परिभाषित करता है? सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट। ओके। हाँ, देखो, ट्रेजरी बिल्स सरकार द्वारा जारी किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये शॉर्ट टर्म होते हैं, मतलब इनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है। Question number 4. An open-ended mutual fund scheme allows investors to. Options है A. Buy and sell units at any time based on the applicable NAV. B. Invest only during the new fund offer period. C. Lock their money for a mandatory period of 3 years. D. Trade units only on the stock exchange. इसका मतलब है कि एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टर्स को क्या करने की अनुमति देती है? सही आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अच्छा, बाय एंड सेल एनी टाइम। बिल्कुल, नाम में ही ओपन छुपा है। इसका मतलब है कि इसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। तुम जब चाहो फंड से यूनिट्स खरीद सकते हो और जब चाहो उन्हें वापस बेच सकते हो, उस दिन के एनएवी के हिसाब से। और बाकी ऑप्शंस? बाकी ऑप्शंस क्लोज्ड एंडेड फंड्स के फीचर्स हैं। सिर्फ एनएफओ में इन्वेस्ट करना या लॉक इन पीरियड होना, ये सब ओपन एंडेड में नहीं होता। ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि ईटीएफ्स एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। नॉर्मल ओपन एंडेड फंड सीधे फंड हाउस से डील होते हैं। क्लियर। एकदम क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs differ from traditional index funds? Options A. ETFs are not regulated by SEBI. B. ETFs can be bought and sold on a stock exchange during trading hours like shares. C. ETFs do not track any underlying index. D. ETFs guarantee a fixed rate of return. इसका मतलब है कि ETF सामान्य इंडेक्स फंड से कैसे अलग होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग वाला पॉइंट। हाँ, देखो, ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों ही एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50। पर फर्क ये है कि ईटीएफ किसी कंपनी के शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। तुम इन्हें लाइव मार्केट में अपने डीमैट अकाउंट के जरिए कभी भी खरीद या बेच सकते हो, जबकि नॉर्मल इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता। सही कहा। नॉर्मल इंडेक्स फंड दिन के एंड में एनएवी आने के बाद ही खरीदा या बेचा जाता है। और ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत है क्योंकि मार्केट में हर म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा रेगुलेटेड होता है। ऑप्शन डी फिक्स रिटर्न की बात करता है, जो इक्विटी में कभी पॉसिबल नहीं है।
Which type of shares have priority over common equity shares for dividend payment but typically lack voting rights? Options है A. Bonus shares, B. Preference shares, C. Sweat equity shares, D. Rights shares. इसका मतलब है कि किन शेयर्स को डिविडेंड मिलने में इक्विटी शेयर्स से पहले प्राथमिकता मिलती है लेकिन उनमें वोटिंग राइट्स नहीं होते। सही आंसर ऑप्शन बी सही है, प्रेफरेंस शेयर्स। नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा। एग्जैक्टली नाम में ही प्रेफरेंस या प्राथमिकता है। कंपनी जब भी प्रॉफिट बांटती है तो सबसे पहले इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। पर इनका नुकसान क्या है फिर? नुकसान यह है कि इन्हें कंपनी के फैसलों में वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। वोटिंग राइट सिर्फ कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। तो रिस्क कम है पर कंट्रोल भी नहीं है। ये क्लासिक ट्रेड ऑफ है। Options A. To execute trades on behalf of clients. B. To guarantee the settlement of trades. C. To provide investment advice to retail investors. D. To issue new shares for listed companies. इसका मतलब है कि एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का क्या काम होता है? सही आंसर सही आंसर है ऑप्शन बी। टू गारंटी द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स। पर यह होता कैसे है? आसान भाषा में समझे तो जब दो लोग एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उनके बीच में आता है। वो गारंटी देता है कि खरीदार को उसके शेयर्स मिलेंगे और बेचने वाले को उसके पैसे। तो इससे रिस्क खत्म हो जाता है। बिल्कुल, इससे काउंटर पार्टी रिस्क जीरो हो जाता है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूट करना ब्रोकर का काम है। ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम है। और डी नए शेयर्स इशू करना कंपनी का काम है। परफेक्ट। क्वेश्चन 8 देखते हैं। विच एंटिटी होल्ड्स सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स? ऑप्शंस ए स्टॉक एक्सचेंज, बी डिपॉजिटरी, सी क्लियरिंग बैंक, डी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसका मतलब है कि निवेशकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज यानी शेयर्स कौन संभाल कर रखता है? इसका आसान सा जवाब है ऑप्शन बी डिपॉजिटरी। ये थोड़ा बैंक जैसा साउंड कर रहा है। ये मेमोरी ट्रिक ही है इसकी। जैसे हमारे पैसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक होता है, वैसे ही हमारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक या डीमैट फॉर्म में सुरक्षित रखने के लिए डिपॉजिटरी होती है। इंडिया में एनएसडीएल और सीडीएसएल ये काम करते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, वो शेयर्स होल्ड नहीं करता। इसलिए ऑप्शन ए गलत है। अच्छा, अब इससे ही जुड़ा है क्वेश्चन 9। Who acts as an agent of the depository to provide services to investors? Options है A. Registrar and Transfer Agent, B. Depository Participant, C. Lead Manager, D. Underwriter. इसका मतलब है कि डिपॉजिटरी के एजेंट के रूप में निवेशकों को सर्विस कौन देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसे हम डीपीबी कहते हैं। ये डीपी एग्जैक्टली होते कौन है? ब्रोकर्स। हाँ, ज्यादातर ब्रोकर्स ही डीपी होते हैं। बात यह है कि आम इन्वेस्टर सीधे डिपॉजिटरी के पास जाकर अकाउंट नहीं खुलवा सकता। उसे अपना डीमैट अकाउंट किसी डीपी के पास ही खुलवाना पड़ता है। डीपी एक एजेंट या ब्रिज का काम करता है इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 10। Which intermediary serves as a single point of contact for issuers during a new issue of securities? Options A. Stockbroker, B. Merchant banker, C. Credit rating agency, D. Portfolio manager. इसका मतलब है कि जब कोई कंपनी नए शेयर जारी करती है तो उनके लिए मेन कॉन्टैक्ट पॉइंट यानी सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन होता है? सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन बी मर्चेंट बैंकर। इसमें लोग ब्रोकर सोच सकते हैं शायद। हाँ, स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ स्टॉक ब्रोकर सोचकर कंफ्यूज होते हैं, पर ध्यान रखना मर्चेंट बैंकर पूरी आईपीओ प्रोसेस का मैनेजर होता है। ऑफर डॉक्यूमेंट बनाने से लेकर सेबी से अप्रूवल लेने और इशू की प्राइसिंग तय करने तक सब कुछ मर्चेंट बैंकर ही संभालता है। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। nsmseries.com पे hundreds ऑफ क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट्स के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलिए वापस आते हैं ट्रैक पर। क्वेश्चन नंबर 11। What distinguishes futures from forwards? Options A. Futures are traded over the counter, OTC. B. Futures are standardized and traded on exchanges. C. Forwards have no counterparty risk. D. Futures are only used for commodities, not equities. इसका मतलब है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। दोनों में आगे का ही सौदा होता है ना? हाँ, दोनों डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां फ्यूचर की डेट पे ट्रांजैक्शन होता है, पर बड़ा फर्क यह है कि फ्यूचर्स एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, इसलिए उनके नियम तयशुदा या स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं।
इससे रिस्क कम होता है। और फॉरवर्ड्स? फॉरवर्ड्स ओवर द काउंटर होते हैं, यानी दो पार्टीज आपस में बैठकर कस्टमाइज कर लेती हैं। इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि फॉरवर्ड्स में एक्सचेंज नहीं होता, तो काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12. An option that gives the buyer the right to sell the underlying asset is called a options: A. Call option, B. Put option, C. Forward contract, D. Future contract. इसका मतलब है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो खरीदने वाले को किसी एसेट को बेचने का अधिकार देता है। सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुट ऑप्शन। इसको याद रखने का कोई आसान तरीका है? बहुत आसान मेमोरी ट्रिक है। पुट का मतलब होता है किसी चीज को रख देना या दे देना। तो जब तुम्हें अपने पास से शेयर बेचना हो तो तुम पुट ऑप्शन खरीदते हो। और अगर खरीदना हो तो? अगर खरीदने का अधिकार चाहिए तो उसे कॉल ऑप्शन कहते हैं, यानी तुम किसी चीज को अपने पास कॉल कर रहे हो, बुला रहे हो। एग्जाम में इन दोनों पे ही सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है ये। क्वेश्चन 13 देखते हैं। आर्बिट्राज इन्वॉल्व्स ऑप्शंस: A. Taking a high-risk directional bet on the market. B. Buying and holding a stock for a long period. C. Simultaneously buying and selling an asset in different markets to profit from price differences. D. Hedging a portfolio using put options. इसका मतलब है कि आर्बिट्राज का असल में क्या मतलब होता है? सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, Simultaneously buying and selling. एक साथ दोनों। हाँ, एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो RIL का शेयर BSE पर 100 रुपए में मिल रहा है और उसी एग्जैक्ट सेकंड में NSE पर 102 रुपए में ट्रेड हो रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम BSE से 100 में खरीद कर NSE पर 102 में बेच दोगे। अच्छा, तो बिना रिस्क के 2 रुपए का प्रॉफिट। बिल्कुल, इसमें कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि तुम दोनों ट्रेड्स एक ही समय पर करते हो। इसलिए ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि आर्बिट्राज हाई रिस्क नहीं, प्रैक्टिकली रिस्क फ्री होता है। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 14. Hedging is defined as options: A. Speculating on the future direction of interest rates. B. Taking a position in a derivative to offset the risk of an existing position. C. Borrowing money to invest in the stock market. D. Selling shares that you do not own. इसका मतलब है कि hedging की सही परिभाषा क्या है? सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन बी, Offset the risk. हाँ, हेजिंग एक तरह का इंश्योरेंस या बीमा है। जब तुम अपने किसी इन्वेस्टमेंट में आने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिए कोई दूसरी पोजीशन लेते हो तो उसे हेजिंग कहते हैं। जैसे पुट ऑप्शन खरीदना अपने शेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एकदम सही। इसलिए ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि हेजिंग सट्टा या स्पेकुलेशन नहीं है। ये रिस्क घटाने के लिए की जाती है, रिस्क बढ़ाने के लिए नहीं। सही है। क्वेश्चन 15 पर आते हैं। A private placement of shares by a listed company to qualified institutional buyers, QIPs, is known as options: A. Initial public offering, IPO. B. Follow-on public offer, FPO. C. Qualified institutional placement, QIP. D. Rights issue. इसका मतलब है कि जब कोई लिस्टेड कंपनी प्राइवेट तरीके से सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को शेयर देती है तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन सी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी QIP। ये आम पब्लिक के लिए नहीं होता। नहीं, IPO और FPO आम पब्लिक के लिए होते हैं, जो ऑप्शंस ए और बी हैं। लेकिन जब कंपनी को लंबी प्रोसेस से बचकर जल्दी पैसा जुटाना होता है तो वो सीधे बड़े संस्थानों जैसे म्यूचुअल फंड्स को शेयर्स दे देती है। इसे ही QIP कहते हैं। फास्ट प्रोसेस है ये। क्वेश्चन 16. Who bears the currency risk in the case of masala bonds? Options: A. The Indian issuing company. B. The investor. C. The Reserve Bank of India. D. The World Bank. इसका मतलब है कि मसाला बॉन्ड्स के मामले में करेंसी का रिस्क यानी मुद्रा के उतार चढ़ाव का जोखिम कौन उठाता है? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कैसे? कंपनी क्यों नहीं? यही तो इस बॉन्ड की खासियत है। मसाला बॉन्ड्स विदेशों में जारी किए जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन इनकी डिनोमिनेशन या वैल्यू भारतीय रुपए में होती है, डॉलर में नहीं। अच्छा। तो अगर कल को रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती है तो नुकसान विदेशी इन्वेस्टर को होगा जब उसे रिटर्न मिलेगा। इशू करने वाली इंडियन कंपनी को कोई करेंसी रिस्क नहीं होता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसे याद रखना। Very interesting. Question number 17. REITs and InvITs must distribute at least what percentage of their distributable surplus to unit holders? Options: A. 50%, B. 75%, C. 90%, D. 100%. इसका मतलब है कि REITs और InvITs को अपनी कमाई का कम से कम कितना प्रतिशत हिस्सा इन्वेस्टर्स को बांटना जरूरी होता है? सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 90%। 90%. ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और यही सेबी का नियम है। इन रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को अपनी कुल कमाई का 90% हिस्सा इन्वेस्टर्स को देना ही पड़ता है। इसलिए लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, जो लोग रेगुलर इनकम चाहते हैं वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं,
क्योंकि उन्हें पता है कि कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन्हें डिविडेंड या इंटरेस्ट के रूप में जरूर मिलेगा। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन 18, A dash issue allows existing shareholders to buy securities at a specific price in a specific ratio. Options A bonus, B rights, C preferential, D sweat equity. इसका मतलब है कि वो कौन सा इशू है जो पहले से मौजूद शेयर होल्डर्स को एक तय कीमत और तय अनुपात में नए शेयर खरीदने का मौका देता है। सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट्स इशू। बोनस क्यों नहीं हो सकता इसका आंसर? स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। देखो, बोनस इशू मुफ्त में मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में तय कीमत यानी स्पेसिफिक प्राइस की बात हुई है। अच्छा, तो पैसे देने पड़ते हैं राइट्स इशू में? हाँ, कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पर नए शेयर खरीदने का अधिकार या राइट देती है। तुम चाहो तो खरीदो, वरना मत खरीदो, इसलिए इसे राइट्स इशू कहते हैं। एकदम क्लियर। क्वेश्चन 19, The S&P BSE Sensex tracks dash stocks. Options A 50, B 30, C 100, D 500. इसका मतलब है कि सेंसेक्स में भारत की कितनी टॉप कंपनियों के स्टॉक्स ट्रैक किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 30। लोग इसमें निफ्टी से कंफ्यूज होते होंगे। हाँ, बीएसई का सेंसेक्स 30 सबसे बड़ी और एक्टिव कंपनियों से बनता है, जबकि एनएससी का निफ्टी 50 कंपनियों से बनता है। एग्जाम में इस बेसिक अंतर पर अक्सर सवाल फंसाया जाता है, तो याद रखना, सेंसेक्स मतलब 30, निफ्टी मतलब 50। समझ आ गया। आखिरी सवाल, क्वेश्चन 20, The strike price in an option contract refers to options A, the premium paid to buy the option, B, the predetermined price at which the underlying asset can be bought or sold, C, the current market price of the asset, D, the price at which the exchange halts trading. इसका मतलब है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब होता है? सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द प्रीडिटर्मिन्ड प्राइस। बिल्कुल। स्ट्राइक प्राइस वो पहले से तय की गई कीमत है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने पर एसेट को खरीदा या बेचा जाएगा। मार्केट चाहे जहां भी जाए, ये कीमत कॉन्ट्रैक्ट बनने के दिन ही फिक्स हो जाती है। और ऑप्शन ए जो प्रीमियम है वो क्या होता है फिर? प्रीमियम वो फीस है जो इस राइट को खरीदने के लिए तुरंत दी जाती है। और मार्केट प्राइस तो हर सेकंड बदलती रहती है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। स्ट्राइक प्राइस हमेशा फिक्स्ड रहती है। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल क्लियर, एकदम आसान शब्दों में। वैसे एक आखिरी थॉट जो मेरे दिमाग में आया, आज हमने इंटरमीडियरीज पे बात की, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, डिपॉजिटरीज, पर आगे चलकर अगर ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह मार्केट में आ गए तो क्या इनकी जरूरत पड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे चलकर हमें जरूर सोचना चाहिए। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रेपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।